नमस्कार। आज मैं आपसे प्रेमचंद की लघु कथा मिलाप को सुनाने जा रही हूँ। लाला ज्ञानचंद बैठे हुए हिसाब किताब जांच कर रहे थे। उनके सुपुत्र बाबू नानक चंद आए और बोले, दादा अब यहाँ पड़े पड़े जी उगता गया है। आज आपकी आज्ञा हो तो मैं शहर निकल जाऊँ, दो महीने में लौट आऊँगा। नानक चंद बहुत सुशील और सुंदर नवयुवक था। रंग पीला, आंखों के गिर्द गिर्द हल्के कंधे झुके हुए ज्ञानचंद ने उनकी तरफ तीखी निगाह से देखा और व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोले, क्या यहाँ तुम्हारे लिए कुछ कम दिलचस्पियाँ हैं? ज्ञान ने बेटे को सीधे रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की थी, मगर सफल ना हुआ। उनकी डांट फटकार और समझाना भी बुझाना बिल्कुल बेकार था। उनकी संगति अच्छी नहीं थी, पीने पिलाने और रंगारंग में डूबा रहता था। उन्हें यह नया प्रस्ताव क्यों पसंद आने लगा, लेकिन नानकचंद उनके स्वभाव से परिचित था। बेधड़क बोला, अब यहाँ जी नहीं लगता। कश्मीर की बहुत तारीफ सुनी है और वहीं जाने को सोचता हूँ। ज्ञानचंद, बेहतर है, तशरीफ ले जाइए। नानकचंद हंसकर, रुपये तो दिलवाइए, इस वक्त 500 रुपये का सख्त ज़रूरत है। ज्ञानचंद, ऐसी फजूल बातों का मुझसे जिक्र ना किया करो, मैं तुमको बार बार समझा चुका हूँ। नानकचंद ने हठ करना शुरू किया और बूढ़े लाला इनकार करते रहे, यहाँ तक कि नानकचंद झुंझला कर, अच्छा कुछ मत दीजिए, ये मैं यूं ही चला जाऊँगा। ज्ञानचंद ने कलेजा मजबूत करके कहा, बेशक तुम ऐसे ही हिम्मतवर हो, वहाँ भी तुम्हारे भाई बंधु बैठे हुए हैं ना। नानकचंद, मुझे किसी की परवाह नहीं, आपका रुपया आपको मुबारक हो। नानकचंद की यह चाल कभी पट नहीं पड़ती थी। अकेला लड़का था। बूढ़े लाला चंद साहब ढीले पड़ गए। रुपया दिया, रुपया खुशामद की और उसी दिन नानकचंद कश्मीर के लिए रवाना हुए। मगर नानकचंद यहाँ से अकेला ना चला। उसकी प्रेम की घातें आज सफल हो गई थी। पड़ोस में बाबू रामदास रहते थे। बेचारे सीधे साधे आदमी थे। सुबह को दफ्तर जाते, शाम को आते। इसी बीच नानकचंद अपने कोठे पे बैठा हुआ उनकी बेवा लड़की से मोहब्बत के इशारे किया करता, यहाँ तक कि अभागी ललिता उसके जाल में आ फंसी। भाग जाने के मंसूबे हुए। आधी रात का वक्त था। ललिता एक साड़ी पहने अपनी चारपाई पर करवटें बदल रही थी। जेवरों को उतारकर उसने एक संदूक में रख दिया। उसके दिल में इस वक्त तरह तरह के ख्याल दौड़ रहे थे और कलेजा जोर जोर से धड़क रहा था। मगर चाहे और कुछ हो ना हो, नानकचंद की तरफ से उसे बेवफाई की जरा भी गुमान न थी। जवानी की सबसे बड़ी नेमत मोहब्बत है और इस नेमत को पाकर ललिता अपने खुश नसीब समझ रही थी। रामदास बेसुध सो रहे थे। इतने में कुंडी खटकी। ललिता चौंक कर उठ खड़ी हुई। उसने जेवरों का संदूक उठा लिया। एक बार इधर उधर हसरत भरी निगाहों से देखा और दबे पांव चौक कर कदम उठाती दहलीज में आई और कुंडी खोल दी। नानकचंद ने उसे गले से लगा लिया। बग्घी तैयार थी। दोनों उस पर जा बैठे। सुबह को बाबू रामदास उठे। ललिता ना दिखाई दी। घबराया। सारा घर छान मारा, कुछ पता ना चला। बाहर की कुंडी खुली देखी, बग्घी के निशान नजर आए। सिर पीट कर बैठ गए, मगर अपने दिल का दर्द किससे कहते। हंसी और बदनामी का डर जबान पर मोहर हो गया। मशहूर किया कि वह अपने ननिहाल चली गई। मगर लाला ज्ञानचंद सुनते ही भाप गए कि कश्मीर की शहर की कुछ और ही माने थे। धीरे धीरे यह बात सारे मोहल्ले में फैल गई, यहाँ तक कि बाबू रामदास ने शर्म के मारे आत्महत्या कर ली। मोहब्बत की सरगर्मियाँ नतीजे की तरह से बिल्कुल बेखबर होती है। नानकचंद जिस वक्त बग्घी में ललिता के साथ बैठा तो उसे इसके सिवाय और कोई कुछ ख्याल ना था कि एक युवती मेरे बगल बैठी है जिसके दिल का मैं मालिक हूँ। उसी धुन में वह मस्त था। बदनामी का डर, कानून का खटका, जीविका के साधन, इन समस्याओं का विचार करने से उसे उस वक्त फुर्सत ही ना थी। हाँ, उसने कश्मीर का इरादा छोड़ दिया। कलकत्ते जा पहुँचा। किफ़ायत शायरी का सबक ना पढ़ा था तो कुछ जमा
थी जो महीनों में खर्च हो गई। ललिता के गहनों पर नौबत आई, लेकिन नानक चंद ने इसकी शराफत बाकी थी। दिल मजबूत करके बाप को खत लिखा, मोहब्बत की गालियाँ दी और विश्वास दिलाया कि अब आपके पैर चूमने के लिए जी बेकरार है, कुछ खर्च भेजिए। लाला साहब ने खत पढ़ा, तस्कीन हो गई कि चलो जिंदा है और खैरियत से है। धूमधाम से सत्यनारायण की कथा सुनी, रुपया रवाना कर दिया, लेकिन जवाब में लिखा, खैर जो कुछ तुम्हारी किस्मत में था वह हुआ। अभी इधर आने की इरादा मत करो, बहुत बदनाम हो रहे हैं। तुम्हारी वजह से मुझे बिरादरी से नाता तोड़ना पड़ेगा। इस तूफान को उतर जाने दो। तुम्हारे खर्च की तकलीफ ना होगी, मगर इस औरत की बाँह पकड़े हो तो उसका निबाह करना, उसे अपनी ब्याहता स्त्री समझो। नानक चंद का दिल पर से चिंता का बोझ उतर गया। बनारस से महावर वजीफा मिलने लगा। इधर ललिता की कोशिश ने भी कुछ दिल को सींचा और वो शराब की लत ना छूटी और हफ्ते में 2 दिन जरूर थिएटर देखने जाता, तो भी तबीयत में स्थिरता और कुछ संयम आ चला गया था। इस तरह कलकत्ते में उसने 3 साल काटे। इसी बीच उसे एक प्यारी लड़की के बाप बनने का सौभाग्य हुआ, जिसका नाम उसने कमला रखा। तीसरा साल गुजरा ही था कि नानचंद के उस शांतिमय जीवन में हलचल पैदा हुई। लाला ज्ञानचंद का 50वां साल था, जो हिंदुस्तानी रईसों की प्राकृतिक आयु है। उनका स्वर्गवास हो गया और जो ही यह खबर नानक चंद को मिली, वो ललिता के पास जाकर चीखे मार मार कर रोने लगा। जिंदगी के नए नए मसले अब उसके सामने आए। इस 3 सालों में संभली हुई जिंदगी ने उसके दिल के सोहदेपन, नशेबाजों का ख्याल बहुत कुछ दूर कर दिए थे। उसे अब यह फिक्र सवार हुई कि चल कर बनारस में अपनी जायदाद का कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना सारा कारोबार धूल में मिल जाएगा। लेकिन ललिता को क्या करूं? अब इसे वहाँ लिए चलता हूँ तो 3 साल की पुरानी घटनाएं ताज़ी हो जाएगी और फिर एक हलचल पैदा होगी जो मुझे हुक्म और हमजोलियों में जलील कर देगी। इसके अलावा उसे अब कानूनी औलाद की भी नज़र आने लगी। यह हो सकता था वो ललिता को अपनी ब्याहता स्त्री मशहूर कर देता, लेकिन इस आम ख्याल को दूर करना असंभव था। उसने उसे भगाया है। ललिता ने नानक चंद को अब वह मोहब्बत ना थी जिसमें दर्द होता है और बेचैनी होती है। वह अब एक साधारण पति था जो गले में पड़े हुए ढोल को पीटना है ही अपना धर्म समझता है, जिसे बीवी की मोहब्बत उसी वक्त याद आती है जब वह बीमार होता है। और इसमें अचरज की कोई बात नहीं। अगर ज़िंदगी की नई नई उमंगों ने उसे उकसाना शुरू किया, वे मंसूबे पैदा होने लगे जिनका दौलत और बड़े लोगों के मेलजोल का संबंध है। मानव भावनाओं का यही साधारण दशा है। नानक चंद अब मजबूत इरादे के साथ सोचने लगा, यहाँ से क्यों ना भागूं? अगर इजाज़त लेकर जाता हूँ तो 2-4 दिन में सारा पर्दाफाश हो जाएगा। अगर हिला भी जाता हूँ तो आज के तीसरे दिन ललिता बनारस से मेरे सर पर सवार होगी। कोई ऐसी तरकीब निकालूं कि इन संभावनाओं से मुक्ति मिले। सोचते सोचते उसे आखिर एक तदबीर सूझी। वह एक दिन शाम को दरिया की सैर के बहाना करके चला और रात को घर पर न आया। दूसरे दिन सुबह की एक चौकीदार ललिता के पास आया, उसे थाने ले गया। ललिता हैरान थी कि क्या माजरा है। दिल में तरह तरह की दुश्चिंताएं पैदा हो रही थी। वहाँ जाकर जो कैफियत देखी तो दुनिया आंखों में अंधेरी हो गई। नानक चंद के कपड़े खून से तरबतर पड़े थे। उसकी वही सुनहरी घड़ी, वही खूबसूरत छतरी, वही रेशमी सफ़ा, सब वहाँ मौजूद था। जेब में उसके नाम के छपे हुए कार्ड थे। कोई संदेह ना रहा, नानक चंद को किसी ने कत्ल कर दिया।
2-3 हफ्ते तक थाने में तहकीकातें होती रही। आखिरकार खूनी का पता चल गया। पुलिस के अफसरों को बड़े बड़े इनाम मिले। इसको जासूसी का एक बड़ा आश्चर्य समझा गया। खूनी ने प्रेम की प्रतिद्वंद्विता के जोश में यह काम किया, मगर इधर तो गरीब बेगुनाह खूनी सूली पर चढ़ा हुआ था। वहाँ बन रस में नानक चंद की शादी रचाई जा रही थी। लाला नानक चंद की शादी एक रईस घराने में हुई और तब धीरे धीरे फिर वही पुराने उठने बैठने वाले आने शुरू हुए। फिर वही मंजिल से जमी और फिर वही सागर ओ मीना के दौर चलने लगे। संयम का कमज़ोर अहाता इन विषय वासना के बटमारों को ना रोक सका। हाँ, अब इस पीने पिलाने में कुछ पर्दा रखा जाता और ऊपर से थोड़ी सी गंभीरता बनाए रखी जाती। साल भर इसी बहार में गुजरा। नवेली बहू घर में कूड़ कर मर गई। तपेदिक ने उसका काम तमाम कर दिया। तब दूसरी शादी हुई, मगर इस स्थिति नानक चंद्र की सौंदर्य प्रेमी आँखों के लिए कोई आकर्षण ना था। इनका भी यही हाल हुआ। कभी बिना रोए कौर मुंह में नहीं दिया। 3 साल में चल बसी। तब तीसरी शादी हुई। यह औरत बहुत सुंदर थी, अच्छे आभूषणों से सुसज्जित। उसने नानक चंद के दिल की जगह कर ली। एक बच्चा भी पैदा हुआ और नानक चंद गृहस्थी आनंदों से परिचित होने लगा। दुनिया के नाते रिश्ते अपनी तरफ खींचने लगे, मगर प्लेग के एक ही हमले में सारे मंसूबे धूल में मिला दिए। पति प्राण, स्त्री मरी। 3 बरस का प्यारा लड़का हाथ से गया। दिल पर ऐसा दाग छोड़ गया जिसका कोई मरहम ना था। उच्च स्खलित भी चली गई। अय्याशी का भी खत्म हुआ। दिल पर रंजो गम छा गए और तबीयत संसार से विरक्त हो गई। जीवन की दुर्घटनाओं में अक्सर बड़े महत्व के नैतिक पहलू छिपे हुआ करते हैं। इन सदमों ने नानक चंद के दिल में मरे हुए इंसानों को जगा दिया। जब यह निराशा के यातनापूर्ण अकेलेपन में पड़ा हुआ इन घटनाओं को याद करता तो उसके दिल रोने लगता। ऐसा मालूम होता कि ईश्वर ने मुझे मेरे पापों की सज़ा दी है। धीरे धीरे यह ख्याल उसके दिल में मजबूत हो गया। उफ, मैंने उस मासूम औरत को कैसा जुल्म किया, कैसी बेरहमी की। यह उसी का दंड है। यह सोचते सोचते ललिता की मासूम तस्वीर उसकी आंखों के सामने खड़ी हो जाती और प्यारे मुखड़े वाली कमला अपने मरे हुए सौतेले भाई के साथ उसकी तरफ प्यार से दौड़ती हुई दिखाई देती। इस लंबी अवधि में नानक चंद ने ललिता को याद तो कई बार आई थी, मगर भोग विलास पीने पिलाने की उन कैफियत ने कभी उस ख्याल को जमने न दिया। एक धुंधला सा सपना दिखाई दिया और बिखर गया। मालूम नहीं दोनों मर गई या जिंदा है। अफसोस, ऐसी बेकसी की हालत में छोड़कर मैंने उसकी सुध तक ना ली। उस नेकनामी का धिक्कार है जिसके लिए ऐसे निर्दयता की कीमत देनी पड़ी। यह ख्याल आखिर उसके दिल में इस बुरी तरह बैठा कि एक रोज़ वह कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। सुबह का वक्त था। वह कलकत्ते पहुंचा और अपने उसी पुराने घर को चला। सारा शहर कुछ हो गया। बहुत तलाश के बाद उसे अपना पुराना सा घर नज़र आया। उसके दिल में जोर से धड़कनें होने लगी और भावनाओं में हलचल पैदा हो गई। उसने एक पड़ोसी से पूछा, इस मकान में कौन रहता है? बूढ़ा बंगाली था। बोला, हम यह नहीं कह सकता कौन है कौन नहीं। इतना बड़ा मुल्क में कौन किसको जानता है। हाँ, एक लड़की और उसका बूढ़ा माँ, 2 औरत रहता है, विधवा है, कपड़े का सिलाई करता है। जब से उसका आदमी मर गया तब से उसे यहीं काम करके अपना पेट पालता है। इतने में दरवाज़ा खुला और एक 13-14 साल की सुंदर लड़की किताब लिए हुए बाहर निकली। नानक चंद पहचान गया कि यह कमला है। उसकी आंखों में आंसू उमड़ गए। बेअख्तियार जी चाहे कि उस लड़की को छाती से लगा लें। कुबेर की दौलत मिल गई
आवाज़ को संभाल कर बोला, बेटी जाकर अपनी अम्मा से कह दो कि बनारस से एक आदमी आया है। लड़की अंदर चली गई और थोड़ी देर में ललिता दरवाजे पर आई। उसके चेहरे पर घूंघट था और वो सौंदर्य की ताजगी ना थी, मगर आकर्षण अब भी थी। नानक जी ने उसे देखा, एक ठंडी सांस ली। प्रतिव्रत और धैर्य और निराशा की सजीव मूर्ति सामने खड़ी थी। उसने बहुत जोर लगाया, मगर जब्त ना हो सका, बस रोने लगा। ललिता ने घूंघट की आड़ में उसे देखा, आश्चर्य की सागर में डूब गई। वह चित्र जो हृदय पट पर अंकित था, वह जो जीवन के अल्पकालिक आनंदों की याद दिलाता रहता था, जो सपनों में सपने आकर खुशी को गीत सुनाता था और कभी रंज की तीर चुभाता था, इस वक्त सजीव सजल सामने खड़ा था। ललिता पर एक बेहोशी सी छा गई। वह वही हालत जो आदमी के सपने में होती है। वह व्यग्र होकर नानक चंद्र की तरफ बढ़ी और रोती हुई बोली, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अकेले किस पर छोड़ दिया, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। ललिता की इस बात को कि जरा भी चेतना ना थी कि वह उस व्यक्ति के सामने खड़ी है जो एक जमाना हुआ मर चुका, वरना शायद वह चीख कर भागती। उस पर एक सपने की सी हालत छाई हुई थी, मगर जब नानक चंद ने उसे सीने से लगाकर कहा, ललिता अब तुमको अकेले ना रहना होगा, तुम्हें इन आँखों की पुतली बना कर रखूँगा। मैं इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं अब तक नरक में था और तुम्हारे साथ स्वर्ग में का सुख भोग लूँगा। तो ललिता चौंकी और छिटक कर अलग हटती हुई बोली, आँखों को तो यकीन आ गया, मगर दिल को नहीं आता। ईश्वर करे यह सपना हो। धन्यवाद।